ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो, कोई बताइए प्लीज, सुन पा रहे हैं या नहीं मुझे? यस सर। ओके, तो ये बताइए। आई थिंक अपन यहाँ आई थिंक अपन यहाँ पर थे। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि अपन ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये वाला तो पढ़ सर वॉइस क्लियर लिया था। नहीं है। आई थिंक ये स्लाइड पढ़ ली थी ना अपन ने? एक सेकेंड। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ना, कुछ भी बोलिए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अरे आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग बता दीजिए। तो सही से आवाज नहीं आ रही आपकी। सर। ओके, अब आ रही है वॉइस क्लियर? हाँ सर अब आ रही। ओके, कनेक्शन लूज हो गया था। नहीं नहीं। सो अपन ने विषय का आप कल क्लास में थे शायद, तो बताइए अपन ने ये स्लाइड पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? पढ़ ली थी ना ये स्लाइड तो? अरे बताइए प्लीज, कोई कंफर्म करके बताइए जिसने कल क्लास ली थी। विषय का आपने क्लास ली थी कल, बताइए मुझे। हाँ सर बोलिए। ये स्लाइड पढ़ ली थी अपन ने? नहीं सर। नहीं पढ़ी थी? नहीं सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आपकी यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो बताइए कल कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? कितनी स्लाइड पढ़ी थी? एक दो यहाँ ये पढ़ा था कुछ, ये वाला पढ़ा था कुछ? एक मिनट सर। राइट टू वोट के बारे में अपन ने बात की हो तो, आपको याद आ रहा हो तो? हाँ सर। की थी ना? मैंने तो, मुझे यहाँ तक लगता है कि मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। नहीं सर स्लाइड तो सो हुई थी लेकिन अब आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी ना तो मुझे समझ में कुछ आया ही नहीं। अच्छा, तो बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? यहाँ से? हाँ आप यहाँ से समझाइए। ये तो पढ़ लिया था। अच्छा, ये वाला? हाँ ये भी पढ़ लिया था। ये वाला? हाँ यहाँ से समझाइए। ओके, चलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने 6 क्लास के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आप लोगों ने भी रीड किया होगा। और आई सजेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप रीड कीजिए, प्लीज़ आप रीड कीजिए। अगर रीड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, सो जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बाद में रीड करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इंडिस्पेंसिबल है। अगर आपने नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी अगर मैं आपको समझने की कोशिश करूँ तो, राइट, अपनी लैंग्वेज में। एनीवे, सो अपन अगर बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, राइट। सो देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयत्न करूंगा, वो ये है कि जो रिवोल्यूशन होता है वो बताइए कब आता है सोसाइटी में? देखिए, रिवोल्यूशन आने का
जो प्राइमरी रीजन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी, ठीक है, मतलब जो मुख्यतः कारण होते हैं उनमें से एक कारण जो होता है वो ये होता है इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी। अगर कोई भी सोसाइटी है पूरे देश में या विदेश में, एक सेकंड बचिए, या सो आई वाज टेलिंग यू कि भाई इनइक्वालिटी अगर किसी भी सोसाइटी में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन, अगर कोई भी सोसाइटी है वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में, कोई भी सोसाइटी है, अगर वहां पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर रिवोल्यूशन कैन टेक प्लेस। रिवोल्यूशन कैन टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि भाई ये बताओ, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसमें अगर जमीन और आसमान का अंतर है, तो जो नीचे वाला व्यक्ति रहेगा वो कब तक सप्रेस होता रहेगा, कब तक वो शोषित होता रहेगा? तो एक दिन ऐसा आएगा वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देगा। और यदि अपन इंडियन हिस्ट्री से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो 1857, यही तो बहुत सारे कारण थे। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी सोसाइटी में। इनइक्वालिटी आपको पता है कितना अपने को परेशान करके रखा था उन्होंने, अंग्रेजों ने। और अपन दूसरी बात करते रिलीजियस, लैंग्वेज, सारी चीजें जो थी, उनके क्या क्या रीजन वगैरह था आपने पढ़ा ही होगा, डिस्कंटेंट क्या था। तो इन 1947 में ये चरम सीमा पहुंच गया था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था। ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में हो रही थी। हमारे ट्रूप्स थे, इंडियन ओरिजिन ट्रूप्स थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता। तो ये क्या थी? इनइक्वालिटी तो थी भाई साहब। तो इनइक्वालिटी जो होता है, वन ऑफ द प्राइम रीजन और प्राइमरी रीजन फॉर दी रिवोल्यूशन के लिए एक प्रमुख कारण होता है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको पॉलिटी में यूज कर सकते हो, आप कैसे में यूज कर सकते हो, और जहाँ भी इस तरह की बात हो जहाँ पर आपको बताना पड़े कि इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो। एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्निटी। तो अपन एक फिल्म आई थी दीवार, इसके बारे में बता रहा था आपको। जो दीवार मूवी आई थी, शायद आपने देखी होगी बचपन में। उसका एक ये सीन है, ठीक है, एक ये भाई साहब हैं, ये दो भाई साहब हैं, तो ये बड़े अमीर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम सूट पहना है, चश्मा लगा, एकदम शानदार, राइट। सो 1975 में एक मूवी आई थी, इसका नाम था दीवार। उसमें जो ये बालक है, ये शू क्लीन करता है, शू साइन करता है, शाइनिंग करता है, पॉलिश करता है। तो इस बंदे ने क्या किया, छुटके से बालक ने क्या किया, इन लोगों के शू वगैरह क्लीन किए। तो ये भाई साहब लोगों के पास पैसे थे, इन्होंने पैसे इनको फेंक के दिए। तो ये भाई साहब ने बोल दिया कि नहीं सर, आप गलत कर रहे हो, मैं जो काम भी करता हूँ उसमें एक डिग्निटी होती है, आप मुझे फेंक कर पैसे मत दीजिए, मुझे पैसे हाथ में दीजिए। तो ये भाई साहब को फिर बाद में थोड़ा सा ज्ञान का आभास हुआ और ये भाई साहब ने पैसे उठा के फिर दिए। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ हुआ करते थे, तो इस तरह से ये बिहेव कर रहे थे। फिर इनको बाद में समझ में आई कि नहीं भाई, डिग्निटी नाम की भी कोई चीज होती है, डिग्निटी नाम की कोई एक चीज होती है और उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये वैसा कि आप कोई भी काम करो, किसी भी तरह का काम करो, वेदर यू आर क्लर्क हो, आप बैंक में पीओ हो, या फिर आईएएस ऑफिसर हो, या फिर क्लर्क हो, या फिर जो भी हो, आप एक किसान हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, व्हाटएवर यू आर, जहाँ भी जैसा भी काम कर रहे हो, चाहे आप जो अपनी नाली वगैरह साफ करने के कर्मचारी हो, इन सब के कामों में एक डिग्निटी होती है, राइट है। सो उनकी डिग्निटी की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड नॉट वायलेट द डिग्निटी। क्यों? क्योंकि जब व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, उनको जब बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब डिग्निटी उनकी वायलेट होती है और फिर उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड रिलेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का रिलेशन हो। So in order to have a good relationship with any person or with your colleague, और अगर तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो अगर सारे जो कर्मचारी है आपसे नीचे लेवल के, अब आईएएस बन के बैठे हुए, तो नीचे लोग जितने भी, इनके साथ अगर आपका अच्छा व्यवहार नहीं है, आप उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो। अनइक्वली का मतलब ये कि आप उनका जो काम है उनको रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दे रहे हो, उनको फालतू की बात नहीं चमका रहे हो, कह रहे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ओके कर सकते हो, बट देयर उनकी डिग्निटी का हमेशा सम्मान कीजिए, राइट है। सो उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का मतलब यही था, मैंने आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया। लेट्स कम टू द सेकंड स्लाइड। या भाई अपने पास है, आपको पता है अपना भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वी शुड प्राउड ऑफ इट, राइट। सो
इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह से इक्वालिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर से, हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जितने भी 6-7 सदस्य थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन लोगों ने इक्वालिटी को लेकर क्या क्या प्रावधान किए थे, जिससे कि आने वाले भविष्य में अर्थात आज इन 2020 में हम इनइक्वालिटी को हटाने के लिए संविधान के कौन से प्रोविजन का प्रयोग करें जिससे कि लोगों के बीच में इक्वालिटी लाई जाए, राइट। और अपन इक्वालिटी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि पहले से ही हमारे समाज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आपको पता है, राइट। एनीवे, सो अब आते हैं हम अपने कंटेंट ये है कि भाई देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो कहता है कि वो हर एक व्यक्ति को एकदम बराबर का दर्जा देता है, राइट है। एंड वो बोलता है कि भाई साहब आप मेल हो या फीमेल हो, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आपकी कास्ट क्या हो, आपका रिलीजन क्या हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या हो, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या हो, इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जब आपके साथ बातचीत की जाएगी, जब आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को ध्यान में ना रखते हुए हम आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, isn't it? और ये फिल्म की मैंने बात की थी कि एक 1975 में जो फिल्म आई थी दीवार, वो ये लड़का है जो शू शाइन करता है, क्लीन करता है, लाइक, तो उन्होंने क्या मना कर दिया था जो पैसे फेंके गए थे उनके ऊपर। उन्होंने बोलता भाई साहब हम जो काम करते हैं बहुत मेहनत के साथ करते हैं और उसमें इज्जत होती है, आप लोग इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए, डिग्निटी दीजिए भाई साहब। और उनको बाद में क्या करना पड़ा, उनको पैसे हाथ में उठाकर देना पड़ा, राइट है। सो वो बोलना चाहता है कि भाई हमको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए, राइट है, हम पर्सन, हम ह्यूमन बीइंग है, राइट, हमारे कुछ राइट्स होते हैं। सो पार्लियामेंट, आपको पता है कि द पार्लियामेंट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। टेम्पल क्यों कहते हैं भाई साहब, टेम्पल इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई साहब हम टेम्पल में जाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा IAS निकल जाए, मेरा प्री निकल जाए, मेरा मेंस निकल जाए, राइट। एक सेकंड, कोई आ रहे हैं, उनको मुझे एडमिट करने दीजिए। या सो अपन टेम्पल में जाते हैं तो हम इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली जब पार्लियामेंट में कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो हम उनसे यही कामना करते हैं कि भाई साहब हमारे फेवर में लॉ बनाइए, हम किसान हैं, हम किसान के जो हमारी समस्या है उनके फेवर में लॉ बनाइए, मैं स्टूडेंट हूँ साहब मेरे लिए स्कॉलरशिप की कुछ व्यवस्था कीजिए, मैं गरीब हूँ साहब मैं पढ़ नहीं सकता मेरे लिए कीजिए, राइट। हम ये बात किससे बोलते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में तो जाते हैं भाई साहब, वहीं फिर अपनी बात रखते हैं, वहीं फिर बिल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फिर वही एक्ट वगैरह बनते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के ऊपर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जो अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है, भाई साहब ये किन्होंने किया, भाई वही अपने रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ये पार्लियामेंट में, ये भाई लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं भाई, संसद में बैठे हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ये भाई समझिए अपनी संसद है, ये अपनी संसद है, ये अपनी पार्लियामेंट है, इसमें 3 पार्ट होती है। कौन सा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक अपना प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, शायद आप ठीक से सुन नहीं पाते, कि जब बिल अपना एक सदन से पास होता है तो दूसरे सदन में जाता है और कोई अच्छा बिल है तो 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी भी होती है, सिंपल मेजोरिटी भी होती है। लेकिन यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन मेजोरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो 11th में आएगा तब अपन बात करेंगे। एनीवे, तो यहाँ से एक राज्य से एक सदन से बिल पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, फिर वो असेंट देते हैं, वो उनको बोलते हैं कि जाओ भाई ये तुम्हारा बिल था, ये कानून बन गया, जाओ मजे करो, राइट है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, किस को कंसिस्ट करता है पार्लियामेंट, तो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, 2 ऑप्शन में रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी को टिक करके आते हैं और खुश होकर कह रहे हैं भाई मेरे तो 2 नंबर आएंगे। नहीं साहब, आपके 2 नंबर नहीं आएंगे, आपके 2.66 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप गलत करके आए। 2 तो नंबर उस क्वेश्चन क्या गया और 0.66 नंबर जो होता है वो नेगेटिव गया, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होती है मार्किंग, isn't it? Anyway, so पार्लियामेंट को मैंने आपको बताया कि इनको टेम्पल बोला जाता है, बोला जाता है। वैसा डेमोक्रेसी का आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए भैया वी आर रिप्रेजेंटेड, हमको रिप्रेजेंटेड किया जाता है कि जो किसके द्वारा, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे अपन बोलते हैं, MP जिसे बोलते हैं, राइट है। एंड उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब देखिए
ये बोल रहे कि भाई किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, उनका अनइक्वली ट्रीट नहीं करना है अपनों को, राइट है। और क्या होता है कि भाई साहब उन्होंने यही बोला था कि देखिए भाई साहब पीपल आर ट्रीटेड डिग्निटी एंड इक्वालिटी होना चाहिए, भाई डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। देखो इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए अब देखिए इक्वालिटी को इंक्लूड करने के लिए कुछ प्रोविजन है हमारे भारतीय संविधान में, वो कौन कौन से हम देख सकते हैं। तो पहला देखिए भाई साहब, पहला ये है दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। सो भाई साहब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कर कि भाई समझ लिए कि एक बंदा है, छोटा सा व्यक्ति, एक बड़ा सा व्यक्ति है। छोटा सा मतलब कहे तो मतलब उसके पास पैसे कम है, और एक है अब अंबानी साहब। तो अंबानी तो भाई आपको पता है रिलायंस, जियो, ये वो सारी चीजें। तो ये व्यक्ति है ना, ये दोनों ये दे विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए एक अलग लॉ हो गए, इसके लिए एक अलग नियम हो गए, और ऐसा भी नहीं कि भाई इनको हाई कोर्ट में डायरेक्ट मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी, इनको नहीं मिलेगी। खैर प्रैक्टिकली तो ऐसे होता है, बट हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई कानून के हिसाब से बराबर है। और हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि भाई इन्होंने कोई क्राइम किया, लेट्स से इन्होंने किसी का मर्डर किया, क्राइम है, तो मर्डर कर दिया भाई साहब अंबानी ने, ठीक है एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ नहीं तो बोलोगे क्या बोल रहे हैं। सो अगर इन्होंने मर्डर कर दिया तो भाई 307 की धारा इनके ऊपर भी लगेगी, अंबानी के ऊपर भी। और इन्होंने मर्डर किया, ये भाई साहब है गरीब भाई है, इन्होंने मर्डर किया तो इनके ऊपर भी 307 की धारा ही लगेगी। ऐसा नहीं कि भाई साहब इनके ऊपर मर्डर की धारा लगी तो लेट्स से कि 20 साल की इनको जेल होने वाली थी तो 10 साल की हो जाएगी क्योंकि ये पैसे वाले हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, जितना फाइन होता है, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सबके लिए बराबर एप्लीकेबल होते हैं। चाहे आप भारत देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे आप पीएम ही क्यों ना हो, चाहे आप राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सबके लिए नियम कानून बराबर है। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना मेरा भी कर्तव्य है, और उतना ही कर्तव्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है और रामनाथ कोविंद जी का भी है, राइट। इज दैट अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हुआ। एंड व्हाट दिस मीन दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू काम का एक करेक्टर है, किसी गरीब व्यक्ति का एक थोड़ा सा करेक्टर, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड ए डोमेस्टिक वर्कर जो काम करते हैं आपके यहाँ, खाना बनाने के लिए आती है मेड, वो भी इक्वली बराबर होती है। अगर कुछ क्राइम व्राइम करते हो तो सभी के लिए एक समान कानून होता है, राइट है। हम सब एक समान नियम का पालन करते हैं, राइट। सेकंड, दूसरा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, वो ये किया गया है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth and gender, right? इन सारी चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि देखो भाई साहब एक अंसारी था और एक उनकी पत्नी थी मिसिस अंसारी, वो दोनों रूम रेंट पे लेने गए थे, लेकिन चूंकि रिलीजन उनको ऐसा लगा था कि ये एक अलग रिलीजन थे, इसलिए उनको रूम देने से मना कर दिया था। मैंने आपको वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मेरे साथ किस तरह से बिहेवियर किया जाता था जब मैं स्कूल में था, राइट है। तो ये सारी चीज नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान कहता है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में अपने क्या बात की थी, वो लास्ट टाइम बात की थी, अब यहाँ नहीं करूँगा नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। अपने पास टाइम की लिमिटेशन है। सो लेट्स गो अहेड, अपन आगे चलते हैं। और थर्ड प्रोविजन क्या किया गया है, वो ये किया गया है भाई साहब कि हर एक व्यक्ति को, एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो, कुछ भी हो भाई साहब, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। और एग्जाम्पल के लिए मुझे वापस करने दीजिए क्या। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो आप सीधा मॉल जा सकते हो। आपको कोई पूछेगा नहीं कि भाई आप किस कास्ट के हो या फिर किस रिलीजन के हो या फिर आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो फीमेल, नहीं। आपके पास पैसा है, आप मॉल जाइए, आराम से स्वेटर वगैरह खरीद कर लाइए, नए कपड़े खरीद कर लाइए, घूमिए फिरिए, मजे करिए, सेल्फी लीजिए और अपलोड कीजिए, राइट। एनीवे, सो ये चीज़ अपन कर सकते हैं। मतलब ये आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इन लोगों के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ किसी चीज़, जो 5-6 चीज़ मेंशन की गई, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑल द पर्सन, पब्लिक चीज़ें होती है, आपको पता है, कुआ वगैरह हुआ, रोड हुआ, बुकिंग हार्ट हुआ, और ये सारी की सारी चीज़ हैं, ये हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है,
राइट है। रेस्टोरेंट हुआ या फिर आप कहीं पिकनिक मनाने के लिए गए, कहीं रिजोर्ट में गए भाई, तो वहाँ की जगह सब लोग जाते हैं, आराम से जाओ, स्विमिंग पूल वगैरह है, तैरो, मजे करो, एंजॉय करो, राइट। आपको कोई ये नहीं पूछना होगा कि भाई किस कास्ट के हो आप, इस कास्ट के हो तो हम तभी आपको एंट्री देंगे। नो, दे कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू इफ इट इज पब्लिक प्लेस, राइट। इन दी प्राइवेट स्फेयर हाँ डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अगर वो अपना एक प्राइवेट ओन कुछ रिजोर्ट वगैरह कुछ चीज़ है तो अपन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, राइट। एनीवे, लास्ट और फोर्थ वाला जो है, क्या प्रोविजन है इसमें, इसमें वैसा प्रोविजन ये है कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की है? अनटचेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिश्ड द अनटचेबिलिटी। उन्होंने बोला है भाई साहब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगा एज पर द लॉ, राइट। कानून के हिसाब से आपको दंड मिलेगा, isn't it? इसीलिए आपको पता हो तो एक बार तो सिविल ऑफ एक्ट आया था 1955, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर इसके बाद में और भी अनटचेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर इसके बाद में एक और एक्ट आया था जिसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1898, राइट। इसमें प्रोविजन किया गया था कि कोई भी किस तरह की भी हरकत है या फिर जाति के आधार पर किसी के साथ छुआछूत या मारेंगे या कुछ भी करेंगे, गाली गलौज इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे या फिर अननोइंगली या फिर नोइंगली किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन करेंगे, लैंग्वेज करेंगे या किसी भी इस तरह के साइन का प्रदर्शन करेंगे जिससे कि सामने वाले की डिग्निटी हर्ट होती है, तो आपको एज पर द लॉ, एज पर द एक्ट ऑफ द 1989 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1899 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट किया जाएगा जिस तरह का आप क्राइम करेंगे उसके अनुसार। सो ये पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्सनल में ये प्रोविजन बताए थे। अभी यहाँ पर इतना ही है, और भी प्रोविजन वगैरह है सारी चीज़, लेकिन अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो वही है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो शानदार, राइट। अब आपको कभी लिखने के लिए आए कि भाई इनइक्वालिटी को हटाने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ आनी चाहिए, कौन कौन सी पहली तो कौन सी अपन ने बात की लॉ वगैरह के बारे में, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ आना चाहिए, सब आपको बताना चाहिए। आपको लिखने के लिए अगर ऐसे में आए या फिर कोई GS 1 2 3 जहाँ भी आए तो क्वेश्चन कि भाई बताइए, क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई साहब इनइक्वालिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, क्या व्हाट आर द प्रोविजन दैट डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी फॉर इन डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए, पहला क्या लिखोगे, पहला आप यहाँ लिखिए क्या, बिफोर द लॉ, कि भाई साहब हर एक व्यक्ति लॉ के बराबर होंगे। दूसरा क्या लिखोगे कि कोई भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति कुछ भी हो। थर्ड क्या लिखोगे, हर एक व्यक्ति को सारी प्लेसेस से, पब्लिक प्लेसेस से उनका एक्सेस मिलेगा, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। और चौथा क्या लिखोगे, अनटचेबिलिटी को हटा गया आर्टिकल 17। ये 4 पॉइंट एकदम सॉलिड पॉइंट है, आप इनको कहीं भी यूज़ कीजिए आंख बंद करके। अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड आपका सिलेक्शन होगा। Anyway, आपको पता ही है, आवाज आ रही है ना सब लोगों को? ओके फाइन, या सो देखिए आपको पता ही है, इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द फादर। और एक बार कई क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन नहीं आता शायद, एक फैकल्टी थी वो मुझे हम पढ़ा रहे थे, तो एक क्वेश्चन पूछा था हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो एवरीबॉडी सेज दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा हु इज मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीबॉडी इज, किसी को कुछ नहीं पता। आपको पता है किसी को मदर कौन है? मदर एंड फादर बोथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। दो एग्जाम में अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कभी, तो आप प्लीज रिमेंबर, राइट। एनीवे, नाउ देखिए अभी इन्होंने आपको पता है दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू लोअर कैटेगरी पर्सन ही स्ट्रगल अ लॉट। फिर इसके बाद उन्होंने क्या फील किया, क्या महसूस किया, इस तरह से उनके जो सोच विचार थी वो बाहर आई। और देखो उन्होंने कोटेशन में इतना शानदार तरीके से लिखा, क्या लिखा उन्होंने, देखो, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, आप आपकी सेल्फ
रिस्पेक्ट की कीमत पर जिंदा रहते हो। कहने का मतलब ये भाई साहब, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं है, ठीक है, आपकी डिग्निटी नहीं है, तो आपका जीना और नहीं जीना बराबर है। आपका जीना एक शर्मनाक है, वो ऐसा कहना चाहते हैं। सो क्या इंश्योर करना चाहते हैं? इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई आप ह्यूमन बीइंग हैं, सो यू मस्ट लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इजंट इट? फिर आगे बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द वाइटल फैक्टर। वाइटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई साहब, वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपका इंडिविजुअली जो डेवलपमेंट होगा वो शायद नहीं हो पाए। हमेशा आप सफोकेशन फील करेंगे, क्या क्या हो रहा है, हमेशा एक संकुचन में रहेंगे हमेशा, राइट? क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो ये सामने वाला बंदा मेरी डिग्निटी को हर्ट करेंगे, तो इसके कारण आप बोलेंगे ही नहीं। और यदि आप बोलेंगे नहीं तो आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या भावना है, क्या बनना चाहते हो, ये चीज़ हमारे such a beautiful statement, right? Without it, man is a must be। इस तरह की चीजें अगर नहीं है तो व्यक्ति कुछ नहीं है यार। टू लिव वर्थली, कुछ नहीं, सेलिब्रेट बर्बाद है, वर्थली ही नहीं। एंड वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज, इट इज आउट ऑफ स्ट्रगल वगैरह, अलोन वगैरह। तो कुल मिला के वो यही बोलना चाह रहे कि भाई देखिए, हमको कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, मेन इज मॉर्टल, आपको पता होना चाहिए। सो पूरा इस स्टेटमेंट का मतलब कि समराइज करना चाहूँ तो ये है कि भाई साहब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना है, आपको 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 डिग्निटी के साथ रहना है, राइट? और यदि ये चीज़ नहीं है, सो विदाउट इट मेन इज सिफर। मतलब क्या है भाई साहब कि वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, इजंट इट? मैं या तो मेन इज दी मॉर्टल, मतलब क्या है कि भाई साहब व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसके निश्चित है, कहते हैं ना कि भाई साहब आप पैदा हुए तो आपका मरना तय है। दूसरी चीज तय है या नहीं है, आपका आयुष बनना या नहीं बनना ये तय हो या ना हो, लेकिन आपकी मृत्यु, आपकी डेथ है वो तय है, राइट? वो ये कहना चाहते हैं। एंड एवरीबॉडी हैज टू डाई समडे और द अदर, किसी ना किसी को एक ना एक दिन निपटना है, मरना है मतलब। But one must resolve to play down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live if life devoid of self-respect। कि भाई इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है एक साहसी मनुष्य के लिए अगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है, अगर वो जिंदगी को इज्जत रहित और सेल्फ रिस्पेक्ट रहित अगर जिंदगी जीता है तो वो जिंदगी ही नहीं है। कहने का मतलब ये, राइट? सो ये इनके विचार थे। सो आपको इन सारी चीज़ों से यही पता होना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार इन स्टार इन स्टार इन स्टार, क्योंकि इट विल गिव यू सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि भाई जब आप फील करोगे कि भाई मेरे रिस्पेक्ट चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति से आप यही एक्सपेक्ट करेंगे भाई साहब आप हमें इज्जत दीजिए। अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे, भी आपकी नहीं करेंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट हमको म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना है, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना है, सो दैट वी कैन हैव ए इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पर सब लोग बराबर हो। ऑलराइट, देखिए अब देखिए, यदि आपको तो लगता होगा कि यार इतनी अपन बात कर रहे हैं इक्वालिटी की इतनी सारी इक्वालिटी थी, तो ऐसा किया अपने क्या नाम महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, राइट? तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि क्या जो इक्वालिटी है क्या वो हमारे भारत देश में ही है? आंसर इज नहीं। भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में बहुत सारे देश हैं, आपको पता है हर एक देश में किसी ना किसी तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, isn't it?
किसी ना किसी देश में, पूरे विश्व के किसी ना किसी देश में इनइक्वालिटी वो एग्जिस्ट, किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वेदर इट इज बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और दूसरा भी कोई मीन हो सकता है जिसके आधार पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार स्टोरी है जिसने सिविल सिविल राइट मूवमेंट को जन्म दिया। तो देखिए भाई साहब, देखते हैं अपन। तो कहने की बात ये है भाई साहब कि आप फोटो में देख रहे हो, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, विमन आई वुड से, शी इज सिटिंग। ये है जो महिला है, ये है अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन का मतलब क्या है? मतलब भाई साहब ये है कि जो है इनके पिताजी या दादाजी या दादाजी के दादाजी या दादाजी के दादाजी के पिताजी के पिताजी वो अमेरिका में कभी स्लेव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? स्लेव। आपको पता है क्या हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। गुलामगिरी मूवी देखी कि नहीं आपने? गुलामगिरी मूवी एक किताब भी है, किसने लिखी आपको पता है? पता कीजिए गुलामगिरी किसने लिखी है। एनीवे आपके लिए असाइनमेंट पता करोगे ना गुलामगिरी किसने लिखी, कोई बता सकता है? ज्योतिबा फुले। क्या बात है, पढ़े लिखे आप सब समझदार हैं। ज्योतिराव फुले ने किसके पर्सपेक्टिव में लिखी थी? क्या सोच के लिखी थी? किसको डेडिकेट की थी? कुछ आइडिया है? कास्ट के बेसिस पे लिखे थे। किसके? पता कीजिएगा। इस्लाम लोग होते कास्ट के बेसिस। ओके, आप फिर भी आप पता कीजिए इसके बारे में, ठीक है? और कल आप मुझे बताइएगा। एनीवे, तो ये है जो है ये अफ्रीका में पैदा हुई थी। वो मतलब अफ्रीका के इनके पिताजी लोग हुआ करते थे और ये अमेरिका में रहती थी ये महिला। इनका नाम है रोसा पार्क। तो ये रोसा पार्क जी है, एक बार काम करके अपने घर को पधार रही थी। सब लोग, आप लोग भी जाते हैं ऑफिस में काम करते हो दिन भर, इसके बाद अपने घर ही जाते हैं ना वैसा। तो वैसा ये वाइट मैन है, ये देखिए वैसा एकदम सूट वूट पहन के मस्त बैठा है शाहरुख खान की तरह। तो भाई साहब इनको सीट नहीं मिली शुरू में, क्योंकि ये भाई साहब लेट आए, ये पहले आ गई थी, तो इन्होंने पहले ही सीट ले ली। अब ये भाई साहब आए, इन्होंने बोला कि देखिए श्रीमती जी आप यहाँ से उठ जाइए और मुझे बैठने दीजिए। तो ये श्रीमती जी थी, इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसी क्या बात है जो आप हमको यहाँ से उठा रहे हो और आप बैठे हो। तो उन्होंने ये दिन भाई साहब ने कहा कि भाई साहब देखिए, आप हो ना, आप हो अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन हो। मतलब क्या हो? मतलब आपके जो पिताजी और जो दादाजी है ना, वो हमारे पिताजी और दादाजी हुआ करते ना, उनके यहाँ पे गुलाम थे, राइट? तो वही मेंटेलिटी हमारे अंदर भी है। तो आप हमारे गुलाम हुए और राजा के सामने गुलाम कभी भी सीट पर या फिर चिगुद्दी पर नहीं बैठा करते। तो इन महिला को बहुत ही दुख हुआ। ये एकदम बिल्कुल रंगना कना क्या ना उसका जो बन गई, कंगनावत, क्या ना उसका जो भी है, तो गुस्सा आया भाई साहब। इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने जो किया वो तो इतिहास ही रच दिया भाई साहब। क्या क्या देखो ये सब लिखा नहीं, ये सारी चीज़ जो मैंने बताई ना आपको, ये सारी की सारी चीज़ इसमें लिखी है। आप इसको रीड करना तो आपको पता जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेकंड में रीड कर देता हूँ। You are probably wondering whether the Indian is the only democratic country in which there is an inequality and where the struggle inequality continue to exist. The truth is that many countries in the world, around the world, the issues of the equality continue to be key issue around the communities struggle. So for the example, in the United States of America की अपन बात कर रहे हैं, वहाँ की जगह मैंने बताया कि अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, उनके एंसेस्टर वगैरह वहाँ की जगह स्लेव हुआ करते थे, राइट? जो अभी मैंने आपको बताया। एंड वो उनको कहाँ पे लाया जाता था? अफ्रीका से लाया जाता था। कहाँ पे? यूएसए में। क्यों? क्योंकि स्लेव से काम करवाना, और क्या आपको पता, कंटिन्यू टू बी लाइफ एंड टुडे एंड लार्जली अनइक्वल। और वही चीजें अभी तक होती रही और आज भी वहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट there was a movement in late 1915 to push for equal rights for African American। देखिए भाई साहब 1950 में एक आंदोलन हुआ था, इसके बावजूद भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये चीज मतलब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन, राइट, रेस के आधार पर, किस नस्ल के हैं आप, उसके आधार पर ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती है।
राइट. सो वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली, मतलब एकदम चरम सीमा पर, अनइक्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू द लॉ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे ट्रेवलिंग बाय द बस, मैंने एग्जाम्पल ये दिया है कि देखिए भाई साहब उनको ये था, मतलब बहुत, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब देखिए आप हट जाइए, मैंने जो चीज़ आपको बताई यही इसमें ये लिखा है, वो वैसे वापस आ रही थी. लेकिन मैंने बोला था ना, ये महिला एकदम कंगना रनावत की तरह थी और एकदम रिवोल्ट कर दिया भाई साहब इन्होंने. और फिर क्या किया उन्होंने, रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया है, रिफ्यूज दैट दिस दैट. और उसी डे से स्टार्टेड, क्या हुआ, एक बहुत ही यूज मतलब बहुत ही खतरनाक बड़ा सा क्या हेजिटेशन शुरू हो गया अगेंस्ट अनइक्वल्स वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर्ल्ड. क्या थे भाई साहब, उनको 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 राइट चाहिए थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट शुरू किया. और उस मूवमेंट को क्या बोला था, उस मूवमेंट को बोला था, क्या बोला था, सिविल राइट मूवमेंट. उसको क्या बोला था, सिविल राइट मूवमेंट. पता है आपको, याद होना चाहिए कि सिविल राइट मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 1950 और 50s में, और टू बी एग्जैक्ट आपको 1964 में एक एक्ट आया था जिसे बोला था सिविल राइट एक्ट. क्या बोला था वैसा, इसको बोला था सिविल राइट. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई साहब यू आर प्रोहिबिटेड और यू आर रिस्ट्रिक्टेड, और आपको ये प्रतिबंधित किया जाता है कि आप रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, या फिर नेशनल ओरिजिन, अर्थात ये महिला जी थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, मतलब इनके एंसेस्टर कहाँ पे बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से. तो अफ्रीका से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कोई भी व्यक्ति किसी भी नेशनल के ओरिजिन हो, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. ये एक्ट में बात कही गई. एंड उन्होंने, देखिए भाई साहब इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि इनको बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था. इनको एक सेपरेट स्कूल हुआ करता था उनके लिए, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लिए एक सेपरेट स्कूल हुआ करता था, और उसी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे. और मेजोरिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो क्या थे, पुअर थे, और आज भी वही लोग पुअर हैं. और आपने एक केस सुना होगा अभी करंट अफेयर में था, इसी आई थिंक 3 or 4 month बैक, वहीं पे एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसको जो एक पुलिस वाले थे उस व्यक्ति को गला दबाकर उसको मार दिया गया था. और तो ये चीज़ आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, राइट. सो ये चीज़ होती है. और उन्होंने बहुत सारी चीज़ थी, फैसिलिटी वगैरह थी, ये वाइट के बच्चे हो या ब्लैक, तो ये प्राइवेट स्कूल वगैरह ये सारी चीज़ों ने बोला है भाई जो वाइट रहेंगे, और बस नहीं होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल किसी ना किसी देश में एग्जिस्ट करती है. ओके, सो प्रेजेंटेशन. सो आपको पता आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से बात करता है, वो बोलता है कि देखिए भाई साहब, इंग्लिश क्लियर नहीं आ रही. अपन में सिविल राइट सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, प्लीज कंफर्म कर दीजिए.
यस सुन पा रहे हो ना प्लीज बता, है ना, थोड़ा नेटवर्क इशू था हाँ इसलिए वो बीच में। ठीक है, मैंने एक सेकंड मुझे दीजिए। ओके फाइन, अब क्लियर आवाज है, कंटिन्यू करूँ ना मैं? यस सर। ओके फाइन, वो थोड़ा नेटवर्क इशू चलता रहता है, एक सेकंड मुझे ना कनेक्ट करने दीजिए अपने मोबाइल से। ओके, तो आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर।